of our chapter that is mechanism of hormone action. So this mechanism of hormone action is what? How does the hormone is acting actually? As we know the details about the hormones, that is what the hormone is. क्या होता है हार्मोन हमें अच्छी तरह पता है कि भाई हार्मोन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो एक सेल से निकलते हैं, ब्लड के थ्रू कैरियर होते हैं और दूसरी सेल पे इफेक्ट करते हैं, मतलब टारगेट सेल पे या टारगेट टिश्यू या टारगेट ऑर्गन व्हाटएवर उस पे जाके वो इफेक्ट करते हैं. दे आर टारगेट स्पेसिफिक. फिर हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिटिव, कोई न्यूट्रिशन नहीं देता है. दिस इज जस्ट अ मैसेंजर. वो मैसेज डिलीवर करता है, एक साइड से मैसेज उठाता है, दूसरी साइड पे मैसेज लेके दे देता है. बस इतना उसका काम है. वहां पे जाके कोई न्यूट्रिशन वगैरह नहीं करता है. फिर साथ में these are the trace molecules, मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में इनकी जरूरत होती है. एंजाइम जैसे बहुत ज्यादा मात्रा में उनकी जरूरत होती है, लेकिन हार्मोन्स की जरूरत बहुत कम मात्रा में होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं कि these are the trace molecules. थोड़ी अनुष्ठा. अभी ये हार्मोन के बारे में हो गया बेटा, लेकिन ठीक है, कोई ग्लैंड से हार्मोन सीक्रेट हुआ, ब्लड ने उसको कैरी किया और टारगेट सेल पे वो एक्शन कर रहा है, टारगेट ऑर्गन पे वो एक्शन कर रहा है, टारगेट ग्लैंड पे वो एक्शन कर रहा है, टारगेट टिश्यू पे वो एक्शन कर रहा है. लेकिन व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? हाउ डज इट डिलीवर द मैसेज एक्चुअली? हाउ डज इट एक्चुअली वर्क्स? दैट इज व्हाट कॉल्ड एज द मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. So the title is mechanism of hormone action. Mechanism of hormone action. ये हो गया हमारा टाइटल. में देखना है हाउ डज हार्मोन एक्ट्स एक्चुअली, काम कैसे करता है एग्जैक्टली. तो बेटा जी हार्मोन का एक्शन समझने से पहले टारगेट क्या है हमारा टारगेट क्या है कि भाई एक कोई तो ग्लैंड है, उसमें से हार्मोन सीक्रेट हो रहा है, मतलब ब्लड वेसल से कैरी आउट हो रहा है. ये समझो हमारा ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से कैरी आउट हो रहा है, एंड दिस इज द टारगेट ऑर्गन. दिस इज व्हाट द टारगेट, दिस इज द सोर्स, है ना. दिस इज द सोर्स, मतलब कोई ग्लैंड होगा, एंडोक्राइन ग्लैंड होगा डेफिनेटली. ये हुआ ब्लड वेसल, तो सोर्स में से निकला है, ब्लड वेसल में से ट्रांसफर हुआ, इंटरस्टेशियल फ्लूइड में आ गया, इंटरस्टेशियल टिश्यू के साथ में आ गया, और यहाँ पे आने के बाद में ये जो एक्शन यहाँ पे व्हाट इज द एक्शन? दैट इज द क्वेश्चन मार्क. बात समझ रहे हो आप? डायग्राम को रिप्रेजेंटेशन के लिए बनाया हुआ है. दिस इज नॉट अ फाइनलाइज्ड डायग्राम, में कोई ऐसी टेक्निकल डायग्राम नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि यहाँ पे आके इस टारगेट सेल में ऑर्गन में ये काम कैसे करता है, ये इसका मैसेज डिलीवर कैसे करता है. दैट इज द क्वेश्चन मार्क. हो गया मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. ये हार्मोन काम कैसे करता है यहाँ पे आके, दैट इज व्हाट आवर इशू, दैट इज आवर मोटो एम. तो ये समझने से पहले हमें एक चीज को समझना जरूरी है कि भाई ये हार्मोन हम जो बोलते हैं, ये हार्मोन के नेचर भी तो हमें पता होना चाहिए. सो दैट कंप्लीटली mechanism of hormone action is completely depending upon the nature of the hormone. पढ़ा होगा आपने, याद कीजिए जरा. आपने पढ़ा होगा कि भाई दिस इज द पेप्टाइड हार्मोन, अल्डोस्टेरॉन इज द स्टेरॉइड हार्मोन. याद है आपको? बस यही. FSH is a protein hormone, it is a peptide hormone. ये क्या है? सो कौन सा हार्मोन किस नेचर का है ये जानना बहुत जरूरी है. हालांकि एनसीईआरटी में वैसा उन्होंने डिटेल दिया नहीं है. एनसीईआरटी में डिटेल दिया नहीं है नेचर ऑफ हार्मोन्स, लेकिन कहीं पे दिया है. जैसे पेप्टाइड हार्मोन कहीं भी दिया है. जब हार्मोन का जिक्र है तो बोलते हैं भाई ये स्टेरॉइड हार्मोन है, ये आइडोथायरोनिन हार्मोन है. तो ये सबको कलेक्टिवली एक बार हमने देखना चाहिए. कलेक्टिवली सबके एक जगह पे स्टडी हम करेंगे. पहले हार्मोन का नेचर समझ लेंगे, फिर जाके हम एक्शन, उसका मोड ऑफ एक्शन समझेंगे. क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला, मैंने क्या बोला आपको कि नेचर ऑफ
एक्शन ऑफ हार्मोन समझने के लिए हार्मोन का नेचर समझना जरूरी है। अगर नेचर पता नहीं है तो उसका मोड ऑफ एक्शन आपको समझेगा नहीं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आपको समझेगा नहीं। तो सबसे पहले एवरी हार्मोन, जितने भी हार्मोन हमने अब तक देखे, चलो यार हार्मोन कौन से देखे, आप बोलोगे सर हार्मोन तो बहुत सारे हैं, मुझे भी पता है हार्मोन बहुत सारे हैं, लेकिन हम हार्मोन्स को कैटेगराइज कर सकते हैं आसानी से। अरे यार हार्मोन है तो एंडोक्राइन ग्लैंड से आए होंगे, और एंडोक्राइन ग्लैंड है कितना हमारी बॉडी में है, समझ में आ रहा है आपको? तो हार्मोन्स को ग्लैंड के साथ में क्लासिफाई कर दो। अब एक ग्लैंड का हार्मोन है तो मोस्ट प्रोबेबली एक ही नेचर करेगा। कोई भी एक ग्लैंड का हार्मोन है तो मोस्ट प्रोबेबली एक ही नेचर करेगा। मैंने बोला मोस्ट प्रोबेबली, नॉट कंपल्सरी। एक ग्लैंड ऐसी है जिसके कुछ हार्मोन्स पेप्टाइड बेस के हैं, जिसके कुछ हार्मोन वाटर सॉल्युबल है, ठीक है ना? मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, जस्ट वी आर बिल्डिंग अ बैकग्राउंड, वी आर बिल्डिंग अ बेस टू अंडरस्टैंड द। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, लास्ट बीट है चैप्टर का, इस पे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए बेटा, आप बोलोगे हर बार आप बोलते हो कि इस पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो नेचर ऑफ हार्मोन्स देखते हैं। तो हार्मोन्स के नेचर समझने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो हार्मोन होते हैं हार्मोन 3-4 टाइप के होते हैं। पेप्टाइड बेस है, प्रोटीन बेस है। अरे पेप्टाइड और प्रोटीन बेस कोई ज्यादा फर्क नहीं है, पेप्टाइड बेस और प्रोटीन बेस कोई ज्यादा फर्क नहीं। 1 से लेकर 40 अमीनो एसिड का अगर चेन है तो पेप्टाइड बेस हुआ, 50 से लेकर ऊपर अमीनो एसिड का चेन है तो प्रोटीन बेस हुआ। नहीं समझे? वेरी गुड, वेरी गुड, नहीं तो ठीक है। 1 से लेकर 49 तक अगर अमीनो एसिड की चेन है तो ये हो गया पेप्टाइड बेस, और 50 से ऊपर अगर अमीनो एसिड का चेन उसमें है तो प्रोटीन बेस हुआ। है एक ही, लेकिन नंबर ऑफ अमीनो एसिड चेन पे डिपेंड है, पेप्टाइड है या प्रोटीन है। क्लियर? उसके बाद कुछ हार्मोन्स होते हैं जो स्टेरॉइड बेस होते हैं, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। जो स्टेरॉइड बेस के हार्मोन्स होते हैं ना, ये लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं, और कुछ वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं। अरे वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स का है ना कुछ अच्छा नहीं होता यार। कैसे? आपको मैकेनिज्म में समझेगा। तो हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ हार्मोन्स की। पहले मैंने आपको बोला कि कुछ प्रोटीन बेस है, कुछ पॉलीपेप्टाइड, कुछ पेप्टाइड बेस है। फिर कुछ हार्मोन वाटर सॉल्युबल, लिपिड सॉल्युबल है। लिपिड सॉल्युबल में स्टेरॉइड बेस के हार्मोन्स होते हैं जिनका बेस होता है कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉल, कोलेस्ट्रॉल। लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स आर स्टेरॉइड हार्मोन्स। एक टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। स्टेरॉइड, इसका बेस होता है कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइड, स्टेरॉल, है ना? मैचिंग है, कहीं पे तो है, इसमें कनेक्शन है। तो स्टेरॉइड बेस हार्मोन्स का बेस होता है कोलेस्ट्रॉल, और स्टेरॉइड बेस हार्मोन्स किसके होते हैं? स्टेरॉइड बेस हार्मोन्स किसके होते हैं? किस ग्लैंड के होते हैं? तो देखिए कि कौन से हार्मोन के नाम में स्टेरॉल वगैरह आता है। टेस्टोस्टेरॉन है, स्टेरॉइड बेस लिपिड सॉल्युबल। वापस एक बार, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, स्टेरॉल। तो इसके नाम में ही नेचर छुपा है, कुछ हार्मोन्स के नाम में ही नेचर छुपा है। आसान है, दिमाग लगाओगे ना तो आसान होगा। पढ़ते बैठोगे, रट्टा मारोगे, कुछ हासिल नहीं होगा आपको ना। ये नीट है यार, ये कोई थ्योरी एग्जाम थोड़ी कि रट्टा मार के पढ़ के लर्न करके, हाँ दिमाग लगा, दिमाग समझो, अंडरस्टैंड। एक बार समझ में आ गया ना तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझ में आ गया तो बस याद करने की जरूरत नहीं, समझ में आ गया, कंसेप्ट क्लियर। स्टेरॉइड बेस हार्मोन जिसके नाम में स्टेरॉन वगैरह आता है वो स्टेरॉइड बेस है, आसान है। प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, आसान है, ठीक है ना? तो उसको मैंने आपके लिए लिख के रखा है, उसको एक बार देख लेते हैं हम। हम देख रहे हैं हार्मोन्स के बारे में।
नेचर ऑफ हार्मोन्स, नेचर ऑफ हार्मोन, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं ना, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, जिसका बेस क्या होता है, इसका बेस क्या होता है, बेस इसका है ना, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन ये कौन से टाइप का, स्टेरॉइड हार्मोन, इसका बेस होता है कोलेस्ट्रॉल, बेस क्या इसका कोलेस्ट्रॉल। तो कौन से हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, हार्मोन्स ऑफ ओवरी एंड हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस, हार्मोन्स ऑफ ओवरी, टेस्टिस का हार्मोन ऑल एंड्रोजेंस, एंड्रोजन मेन इसको टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन स्टेरॉइड हार्मोन, एंड्रोजन सब, ओवरी का हार्मोन ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, समझ आ रहा है। एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन तो आपको अच्छी तरह से पता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स क्या होता है, ये देखिए एड्रिनल ग्लैंड है समझो हमारा, एड्रिनल ग्लैंड, तो इसका ये हो गया समझो कॉर्टेक्स, क्या हो गया एड्रिनल कॉर्टेक्स, और अंदर वाला ऑर्बिकुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में 3 लेयर पाई जाती है, याद कीजिए, जीएफआर, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फैसिकुलेटा और जीएफआर, आर का मतलब होता है रेटिकुलरिस। तो इसमें से हार्मोन्स निकलते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो कॉर्टिसोल कौन सा होता है, कॉर्टिसोल, कौन सा है, कॉर्टिसोल, इधर मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, और दूसरा होता है अल्डोस्टेरॉन, देखिए स्टेरॉन, कॉर्टाइसोल, कॉर्टाइसोल, स्टेरॉइड। वो नाम में उसका मतलब छुपा है, उसका नेचर छुपा है, इसके नाम में इसका मतलब, इसका नाम में इसका नेचर, इसके नाम में इसका नेचर, इसके नाम में नेचर, इसके हर एक के नाम में नेचर छुपा हुआ है। तो उसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। तो कॉर्टिसोल एंड अल्डोस्टेरॉन आर द स्टेरॉइड हार्मोन्स, these are the steroid hormones, steroid hormones, steroid hormones। देखिए स्टेरॉइड हार्मोन्स कितने हैं, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल, अल्डोस्टेरोन, मतलब हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस एंड ओवरी एंड हार्मोन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। सॉरी, हार्मोन्स ऑफ testis, ovary and hormones of adrenal cortex. These are the hormones of steroid nature. They are the steroid hormones. दूसरा एक स्टेरॉइड हार्मोन आता है आइडोथायरोनाइन टाइप का, कौन सा आता है, आइडोथायरोनाइन टाइप का। आइडोथायरोनाइन नाम में से तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई कहीं तो भी आयोडीन इसमें है, आयोडीन, और आयोडीन की हेल्प से बनने वाले हार्मोन्स किस ग्लैंड में बनते हैं, तो थायराइड ग्लैंड में बनते हैं, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन आपको पता है, T3 थायरोक्सिन, T4 टेट्राआइडोथायरोनाइन, ट्राइआइडोथायरोनाइन, टेट्राआइडोथायरोनाइन एंड कैल्सिटोनिन। अभी मुझे आपको यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स नहीं पढ़ाना है, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। हमें पढ़ना है कि भाई ये थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन्स है इसका बेस कौन सा है, तो these are आइडोथायरोनाइन्स, these are आइडोथायरोनाइन्स, these are आइडोथायरोनाइन्स। आगे चलते ये हो गया हमारा स्टेरॉइड बेस, लिपिड सॉल्युबल। अभी वाटर सॉल्युबल कौन से हैं, वाटर सॉल्युबल, तो एड्रिनल का जो मेडुला होता है उसके हार्मोन्स होते हैं वाटर सॉल्युबल। एड्रिनल मेडुला, 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 इनसाइड मेडुला, 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 दिस सीक्रेट कैटेकोलामाइन्स, कैटेकोलामाइन्स, एड्रिनल मेडुला, दिस सीक्रेट कैटेकोलामाइन्स। एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, कैटेकोलामाइन्स। क्या है, कौन से होते हैं ये कैटेकोलामाइन्स, दीस आर द एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, नॉन नहीं, नॉरएपिनेफ्रिन, फिर डोपामाइन, यहां से नहीं है डोपामाइन, लेकिन डोपामाइन भी है। डोपामाइन इज आल्सो वाटर सॉल्युबल हार्मोन, हार्मोन है हार्मोन।
epinephrine, norepinephrine and dopamine. Epinephrine, norepinephrine और dopamine. Epinephrine का दूसरा नाम कौन सा है? एड्रेनालाइन. नॉरएपिनेफ्रिन को नॉरएड्रेनालाइन. पता मुझे ये नहीं पढ़ना, मैंने इसका नेचर बोलना है. वाटर सॉल्युबल विटामिन आर दिस वन. एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन, these are the water soluble vitamins, not vitamins यार, water soluble हार्मोन्स है. चल फिर आते हैं हम पेप्टाइड हार्मोन्स की तरफ. The vast category, vast large category of the hormones belonging to the peptide hormones. Vast category of the hormones, large group of hormones. अभी देखिए ध्यान से सुनिए आप, हमारी बॉडी में जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स है उसमें से टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, एड्रिनल का कॉर्टेक्स हो गया, थायराइड हो गया, एड्रिनल का मेडुला हो गया, ये छोड़ के बाकी जितने बच्चे हार्मोन्स है उनको इस कैटेगरी में डाल दो. बच्चे हार्मोन्स मतलब देखिए टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एड्रिनल मेडुला, टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड मेडुला प्लस थायराइड. मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरी, एड्रिनल और थायराइड. इसको छोड़ के जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं बचे हुए और उनके वो सब एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स उसको एक कैटेगरी में डाल दो. ये कैटेगरी कुछ पेप्टाइड होते हैं, कुछ प्रोटीन, कुछ पॉलीपेप्टाइड. मैंने आपको बोला था 0 to 40 की कैटेगरी, 49 की कैटेगरी, इसको पेप्टाइड बोलिए. फिर 40, 50 से लेके ऑन, 50 से लेके 50 या फिर 50 ज्यादा अमीनो की चेन है तो इसको बोलते हैं प्रोटीन हार्मोन. आसान हो गया आपके लिए, ये आपके लिए आसान हो गया. अभी ध्यान दीजिए बचे हुए हार्मोन ग्लैंड्स को सी पिट्यूटरी के सब हार्मोन्स, ऑल हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, FSH, ACTH, ADH, ADH, हाँ यस ADH भी, क्योंकि ADH is the hormone of hypothalamus. ADH ऑक्सीटोसिन. Here पिट्यूटरी के हार्मोन्स कौन से पता है आपको? पिट्यूटरी के हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन, TSH, ACTH, FSH, MSH, LH, LDH, सब हार्मोन्स पिट्यूटरी के. पेप्टाइड, प्रोटीन. हाइपोथैलेमस के दो, ADH ऑक्सीटोसिन. थाइमस का थाइमोसिन. पैंक्रियास के हार्मोन्स ग्लूकागॉन एंड insulin. These all comes into one category, that is called as peptide hormones or protein hormones. एक बार देखना है आपको इसको ध्यान से देखना है इस चीज को आपको, ये बहुत जरूरी है. अभी ये एक बार समझ में आ गया आपको. क्या समझ में आ गया आपको? कि भाई प्रोटीन हार्मोन है या फिर वाटर सॉल्युबल है या फिर स्टेरॉइड हार्मोन है या फिर एंडोथायराइड है. ये सब एक बार देखने के बाद में आपको आगे चलना है. आपको फोकस कहाँ करना है बेटा? आपको फोकस यहाँ करना है. एक, दो, ये दोनों भी क्या है? लिपिड सॉल्युबल है, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स, एंडोथायराइड. सॉरी. तो स्टेरॉइड हार्मोन्स और एंडोथायराइड, इस हार्मोन्स के बारे में एक बार देखिए आप. यार कुछ नहीं, ये स्टेरॉइड हार्मोन को नहीं जिसके नाम में स्टेरॉइड आता है, अल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, स्टेरॉइड हार्मोन्स. आइरोथायरोडाइन कौन है? B3, कैल्शियम. लेकिन बेसिकली क्या है? लिपिड सॉल्युबल. तो एक कैटेगरी में आ गया. ये होता है दूसरा कैटेगरी एड्रेनल कैटेकोलामाइंस, मतलब एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन. फिर आता है प्रोटीन हार्मोन्स. ये थोड़ी सी अलग चीज है. प्रोटीन हार्मोन जो है ना, ये अलग चीज है.
लाइक FSH, MSH, LTH वगैरह वगैरह तो अभी मेन पॉइंट पे आते हैं हम, ये हो गया नेचर। अभी मेन पॉइंट कहाँ पे आता है आप ध्यान दीजिए। मेन पॉइंट ये आता है कि बेटा जी जब ग्लैंड से हम, ये नेचर हो गया, ये बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लैंड से हार्मोन निकला है, निकल के ब्लड वेसल में से वो आ गया इंटरस्टेशियम में और वहां से उसको जाना टारगेट सेल में। तो टारगेट सेल में जाना अगर उसको है तो जो सेल होती है हमारी एनिमल सेल, ह्यूमन के बॉडी का सेल, उसका जो सेल मेम्ब्रेन होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चलो ठीक है, एक्चुअली आते हैं हम हमारे मैकेनिज्म पे। तो बेटा जी ये समझो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल का, ओके, ये हमारे सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सर, मानते ये हुआ हमारा कोई ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हो गया ब्लड वेसल, टेम्पररी समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ। यहाँ से हार्मोन निकला है, चलो हार्मोन को अलग कलर में इंडिकेट करते हैं। चलो यहाँ से हार्मोन निकला है, ये हार्मोन यहाँ से ब्लड वेसल में से होके इंटरस्टेशियम में आ गया, ये इंटरस्टेशियम में आ गया और यहाँ से इसको अंदर जाना है सेल में। दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, दिस इज व्हाट? सेल मेम्ब्रेन मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज से बनता है? किस चीज से बनता है? सेलुलोज से बनता है ना, सेलुलोज से तो प्लांट सेल का मेम्ब्रेन बनता है। हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो बनता है लिपिड से, LIPID, फैट, लिपिड से बनता है हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो बेटा जी अभी जरा दिमाग लगाइए, ध्यान से सुनिए। अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनता है, अगर हमारा सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बना हुआ है तो क्या होगा? जो लिपिड सॉल्युबल है, जो स्टेरॉइड हार्मोन्स है, उनको यह मेम्ब्रेन इजीली अलाउ करेगी कि भाई अंदर चला जा तू और मैं सेम तो है। स्टेरॉइड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल, ओवरी, टेस्टिस, एड्रिनल कॉर्टेक्स, थायरोक्सिन, ये सब के हार्मोन्स एक कैटेगरी में आते हैं लिपिड सॉल्युबल। और ये सब हार्मोन लिपिड सॉल्युबल है, स्टेरॉइड के है, कोलेस्ट्रॉल बेस के है और वही कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये हार्मोन जो है ना यहाँ से इजीली अंदर सीधे चले जाएंगे, उनको कोई रोकेगा नहीं। इसको प्रोटीन बेस, प्रोटीन हार्मोन्स ना, प्रोटीन हार्मोन नहीं, सॉरी स्टेरॉइड, सॉरी वेरी रॉन्ग। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होगा? सीधा अंदर जाएगा। फॉर एग्जांपल एस्ट्रोजन लेते हैं, ये समझो कौन है? एस्ट्रोजन। अगर एस्ट्रोजन किसका है? ओवरी का है ना, ओवरी का, हाँ, तो एस्ट्रोजन यहाँ से और ये हार्मोन्स को सीधा अंदर घुस देता है, सीधा अंदर घुस देता है। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है। यहाँ से आया ब्लड वेसल से सीधा सेल के अंदर, सीधा इधर से सेल का न्यूक्लियस वगैरह तो उसका हमें कोई ज्यादा नहीं, न्यूक्लियस, अरे सीधा अगर न्यूक्लियस में जाता है, ये सीधा अंदर गया, मतलब इस हार्मोन को कौन सा? एस्ट्रोजन, मतलब कौन सा बेटा? ये स्टेरॉइड बेस, स्टेरॉइड हार्मोन एस्ट्रोजन। जिस हिसाब से ये स्टेरॉइड हार्मोन्स सीधा सेल के अंदर जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको रोका नहीं है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड से बना, लिपिड सॉल्युबल है, तो नेचर दोनों के होने की वजह से सीधा अंदर जाता है। और जब सीधा अंदर चला जाता है तो इसको कोई रिसेप्टर की जरूरत है नहीं, ये अंदर जाके सीधा, बेसिकली ये हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स होते हैं, इस हार्मोन के रिसेप्टर्स कौन से? स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स।
receptors of steroid hormone are intracellular. Very important. Receptors of steroid hormones are intracellular. Particularly in the nucleus. Particularly in the nucleus. In the nucleus मतलब क्या होता है कि उसको बोलते हैं हम बॉडी कैसे न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. इन द न्यूक्लियस इसके लिए उसको बोलते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. इन द न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. पर्टिकुलरली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. पर्टिकुलरली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स. वाह क्या बात. स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं. मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियर स्टेरॉइड हार्मोन आ गया. ये रिसेप्टर है. क्या है? रिसेप्टर है. और यहाँ पे आ गया हमारा कौन आ गया हमारा ये आ गया स्टेरॉइड हार्मोन. ये रिसेप्टर This is what the receptor है. This is what the hormone works on steroid. अभी स्टेरॉइड हार्मोन जब बोलता है आपको तो समझ जाना है आपने कि भाई ये कोई भी हो सकता है. कोई भी मतलब ये 3-4 ग्लैंड जो बोला आपको थाइमस है, थायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल का कॉर्टेक्स है, या फिर सबसे मेन कौन सा है हमारा स्टेरॉइड हार्मोन में? यस ओवरी, टेस्टिस एंड ऑल दैट. तो इसमें से किसी का भी हार्मोन इससे दान कर जा सकता है. इधर इसका न्यूक्लियर मटेरियल होगा वगैरह जीनोम होगा. तो इसने क्या किया है? स्टेरॉइड हार्मोन ने क्या किया बेटा जी? स्टेरॉइड हार्मोन ने क्या किया है? सीधा जाके अंदर न्यूक्लियस के अंदर मतलब जीनोम पे जाके अफेक्ट करता है. किस पे अफेक्ट करता है? जीनोम. मतलब क्रोमोसोम्स के साथ में कुछ तो गड़बड़ करता है जो भी है. अरे अब गड़बड़ मतलब क्या है कि कोई प्रोटीन को एक तो एक्टिवेट कर देगा, स्टिमुलेट कर देगा या इनहिबिट कर देगा. कोई भी प्रोटीन अगर सो रहा है, कोई प्रोटीन कोई अगर जीन सो रहा है तो उसको एक्टिवेट करने का काम हार्मोन कर देगा. अभी वो जीन जो काम करता है, देखिए ये जीन है, यहाँ पे एक जीन है जो कुछ शांत बैठा है, कुछ काम नहीं कर रहा है. एक जीन है जो कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन जिसने काम करना जरूरी है क्योंकि कोई तो फंक्शन है बॉडी का जो डिस्टर्ब है. वो जीन को एक्टिवेट करने के लिए स्टेरॉइड हार्मोन सीधा न्यूक्लियस में आता है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और उस जीन को एक्टिवेट कर देगा. अरे उसके लिए तो आया है हार्मोन. किस लिए आया है? मैसेज लेके आया कि भाई उठ, तू सो रहा है ना, उठ, तेरी वजह से काम अधूरा है बॉडी में. है बात समझ रहे हो आप? तो इस तरह लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन फिर सीधा सेल के अंदर, सीधा ये रिसेप्टर जो होते हैं ना बेटा, आपको ऐसा लगता होगा कि रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द वॉल. नहीं, आप बोलोगे सर आपने तो बोला था कि इंसुलिन की रिसेप्टर यहाँ पे होते हैं. अरे वो इंसुलिन था, वो पैंक्रियाटिक हार्मोन है, वो प्रोटीन हार्मोन है वो. ये नहीं कि रिसेप्टर सिर्फ मेम्ब्रेन पे होते. रिसेप्टर कहीं भी हो सकते हैं, वो तैर रहे होते हैं. साइटोप्लाज्म में तैरेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी वो ऐसे फ्री भी हो सकते हैं. कौन? रिसेप्टर्स के किधर भी होते हैं. तो बस इतना है कि स्टेरॉइड के रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर होते हैं. स्टेरॉइड के रिसेप्टर इंट्रासेलुलर होते हैं, इसके लिए उसको बोलते हैं सेल बाउंडेड रिसेप्टर्स. क्या बोलते हैं इसको? सेल या मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स. इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स. क्या बोला हमने आपको? रिसेप्टर्स ऑफ स्टेरॉइड ना, स्टेरॉइड ये अंदर होते हैं ना, अंदर. ये मेम्ब्रेन बाउंडेड कैसे होते हैं? ये न्यूक्लियर रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर. स्टेरॉइड के रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर होते हैं. रिसेप्टर्स ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन आर इंट्रासेलुलर. एक बात तो समझ में आ गया? आगे ना, ये क्या करते हैं? सीधा सेल के अंदर आते हैं, इंट्रासेलुलर प्रॉपर्ली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, और इसके जीनोम के साथ भी छेड़खानी करते हैं. इसके साथ जीनोम के साथ भी छेड़खानी करते हैं. इसके जीनोम के साथ में सेल के न्यूक्लियस का जीनोम, सेल का जो जीनोम है, जो हमारे वगैरह इसका प्रॉपर जेनेटिक मटेरियल जो इसका है
उसके साथ में ये कुछ तो काम करते हैं। अभी दूसरा टाइप आ जाता है स्टेरॉइड हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन की बात करते हैं। प्रोटीन हार्मोन मेजर कैटेगरी है प्रोटीन हार्मोन है। तो चलो ये समझो सेल है हमारा बॉडी का, ये सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे निकाल दिया हम भाई, ये हो गया सेल। यहाँ पे कोई ग्लैंड है, सोर्स मतलब ग्लैंड है यार, एंडोक्राइन ग्लैंड कोई, तो ये उसका ब्लड वेसल। हार्मोन है तो ब्लड में से जाएगा, इसने हार्मोन को सिक्रेट कर दिया, हार्मोन ब्लड वेसल्स में से पास हो रहा है, हार्मोन ब्लड वेसल में से पास हो रहा है, यहाँ तक आ गया, इंटरस्टेशन में आ गया। अभी 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 इसको इसके अंदर जाना है, इसके अंदर जाना है। लेकिन इस हार्मोन का नेचर कौन सा है? प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन है। ये स्टेरॉइड नहीं, ये प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन। पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी का एफएसएच ले लेते हैं, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अभी बात मुझे बताइए, अगर ये एफएसएच है तो इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होगा? एफएसएच का टारगेट ऑर्गन एफएसएच ओवरी इन फीमेल, टेस्टिस इन मेल, ये ओवरियन वॉल होगा। कौन सा वॉल होगा? ये ओवरियन वॉल होगा। इनको जाना चाहिए अंदर, ये हो गया इधर न्यूक्लियस। ये स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ये बना है लिपिड स्टेरॉइड से। तो ये प्रोटीन हार्मोन को अंदर जाने के लिए इसके वॉल पे ही रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, इसके वॉल पे रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स, मेम्ब्रेन बाउंडेड। Bounded receptors, very important. These are intracellular receptors and these are the membrane bounded receptors. Membrane bounded का मतलब समझ रहे हो कि जो रिसेप्टर्स सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद हैं। तो आ गया हमारा ये हार्मोन, हार्मोन आ गया, तो हार्मोन को इसने रिसीव कर लिया, हार्मोन को इसने रिसीव कर लिया, हार्मोन को मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर ने रिसीव कर लिया। मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर ने रिसीव करने के बाद दोनों का मिक्सिंग हो गया, और मिक्सिंग होने के बाद उसको बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। बेटा जी ये जो बना ना, ये इसको क्या बोलते हैं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगर हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स है तो ये क्या हुआ? ये भी तो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स हुआ। ये तो रिसेप्टर था, न्यूक्लियर रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। आगे स्टार। हम बोला ना दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर जगह पे स्टार दिखेंगे आपको, ये बोर्ड पे भी, ये बोर्ड। अभी चलो हार्मोन तो यहाँ तक आ गया, हार्मोन को अंदर एंट्री नहीं है, यहाँ पे हार्मोन को सीधा एंट्री था क्योंकि इसके रिसेप्टर्स न्यूक्लियस में थे, साइटोप्लाज्म में हो सकते हैं। इसके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे ही है, रिसेप्टर को बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंडेड रिसेप्टर्स। हार्मोन को अंदर एंट्री नहीं, लेकिन मैसेज तो अंदर देना है, मैसेज देना है अंदर। अगर अंदर मैसेज देना है और हार्मोन को अंदर एंट्री नहीं है, तो अभी हार्मोन्स आर द मैसेंजर्स। तो ये जो प्राइमरी हार्मोन्स आर द प्राइमरी मैसेंजर्स, लेकिन ये अंदर नहीं जा पा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पे फिर सेकेंडरी मैसेंजर्स फॉर्म हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सेकेंडरी मैसेंजर्स यहाँ पे तैयार किए जाते हैं। यहाँ पे जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स। क्या होता है? यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर्स को जनरेट किया जाता है, और फिर यहाँ से ये सेकेंडरी मैसेंजर्स जो जनरेट होते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर्स फॉर एग्जाम्पल
These are the secondary messages. ये secondary messages मतलब इसने लाया हुआ मैसेज सेकेंडरी मैसेंजर को ट्रांसमिट किया जाता है और फिर सेकेंडरी मैसेंजर इसको यहाँ पे लाके छोड़ देता है मैसेज और इसका जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होता है उसको रेगुलेट किया जाता है? तो प्रोटीन हार्मोन्स रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज और यहाँ पे स्टेरॉइड हार्मोन रेगुलेट जीनोमिक एक्टिविटी जीन एक्टिविटीज और क्रोमोसोम एक्टिविटीज 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 यहाँ पे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जाता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जाता है मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया जाता है प्रोटीन हार्मोन रेगुलेट्स मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सेकेंडरी मैसेंजर्स जो हमने बात की which are the secondary messengers cyclic AMP cyclic AMP फिर कैल्शियम आयंस IP3 these are what the secondary messengers very important which of the following group of which of the following is a group of secondary messengers secondary messengers cyclic AMP Ca++ IP3 these are called the secondary messengers मतलब ये जो बने हैं ये secondary messenger these are इसमें से कुछ तो हो सकता है यहाँ पे ऐसे कोई secondary messengers नहीं बनते हैं यहाँ पे secondary message बने हुए हैं secondary messenger की जरूरत क्यों किसको प्रोटीन हार्मोन को क्यों भाई क्योंकि प्रोटीन हार्मोन्स को अंदर जाने की परमिशन नहीं है प्रोटीन हार्मोन्स कौन से होते हैं मेजर कैटेगरी है पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस के हार्मोन्स थाइमोसिन मतलब थाइमस ग्लैंड के हार्मोन्स है पैराथायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है उसके बाद में एड्रिनल ग्लैंड का तुम्हारा ये पैंक्रिया का हार्मोन है पैंक्रिया के हार्मोन ग्लूकागॉन इंसुलिन वगैरह वगैरह ये सब हार्मोन जो है इनको सेल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि उनके लिए रिसेप्टर्स मेम्ब्रेन पे ही मौजूद होते हैं वहां तक हार्मोन आता है मैसेज लेके फिर उस मैसेज को ये सेकेंडरी मैसेंजर्स रिसीव करते हैं उस सेल के अंदर ले जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में मदद करते हैं और यहाँ पे जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स है दीज आर द इंट्रासेल्युलर हार्मोन्स इसके रिसेप्टर्स इंट्रासेल्युलर होते हैं इसके रिसेप्टर्स कौन से होते हैं इंट्रासेल्युलर इसके स्टेरॉइड हार्मोन के रिसेप्टर इंट्रासेल्युलर प्रोटीन हार्मोन्स के receptors membrane bounded receptors those receptors membrane bounded receptors sorry फिर और क्या चीज हमने बोली कि भाई ये जो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स है ये जेनेटिक मतलब क्रोमोसोम के साथ में खिलवाड़ करते हैं जीन्स को एक्टिवेट करते हैं वगैरह वगैरह लेकिन ये हमारे जो प्रोटीन हार्मोन्स हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में इंटरेस्ट रखते हैं So better this is the way of action of the hormones. Way of action of hormones or mechanism of hormone action. अभी आपको समझ में आया होगा अभी आपको क्या समझ में आया होगा कि हार्मोन्स का जो एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो उसके नेचर पे डिपेंड करता है प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड पेप्टाइड है तो ये सेल के अंदर में जा सकता है राइट बराबर अगर स्टेरॉइड हार्मोन्स है आयोडोथायरोनिन हार्मोन है थायरोसिन है T3 T4 एक ऐसे होते हैं ये सेल के सीधा अंदर जा सकते हैं क्योंकि इनके रिसेप्टर सेल के अंदर होते हैं इंट्रासेल्युलर ठीक समझ में आ रहा है आपको ये आयोडोथायरोनिन के हार्मोन्स को अमाइन हार्मोन्स भी बोलते हैं तो इतना डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है हमारे काम की चीज़ है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एंड वो भी मैंने आपको बताया जो एनसीईआरटी में नेचर ऑफ हार्मोन्स साइड में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही वो बता चुका हूँ अगर आपको देखना है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हो नेचर ऑफ हार्मोन्स और उसके बाद में दिस इज कंप्लीटली अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी ये बिट पे हमेशा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं पता नहीं क्यों लेकिन शायद पेपर सेटर्स का इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा
उनको पसंद होगा, तो उनको पसंद है तो हम भी पसंदीदा बना लेंगे, दिक्कत क्या है। तो इन शॉर्ट पूरा का पूरा डिटेल मैं आपको बता चुका हूँ। कोई भी दिक्कत है तो आप ग्रुप पे मुझे डिस्कस कर सकते हो, क्वेश्चन डाल सकते हो। रेगुलर वीडियोस देखते रहिए, लेक्चर्स देखते रहिए, पढ़ना नहीं छोड़ो, पढ़ना छोड़ दिया जिंदगी छूट गई, समझ रहे हो ना, पढ़ोगे तो ही बचोगे। चलो आज के लिए इतना ही, और यहाँ मैं आपको बोल दूं कि दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, चैप्टर तो खत्म हो गया। 11th सिलेबस का लास्ट चैप्टर मेरे साइड का जो है जूलॉजिकल सेक्शन का, वो खत्म हो गया। अभी इस चैप्टर की समरी जो है चैप्टर के पीछे याद से पढ़ना है, समरी याद से पढ़िए, समरी भी नहीं छोड़नी है। उसके बाद में इस चैप्टर के मिनिमम 500 MCQs टारगेट, मिनिमम 500 MCQs आपको इस चैप्टर के सॉल्व करने हैं। 1, 2, 3, 4 रेफरेंस बुक जितनी भी है इन सिलेबस, उसमें से जितना भी इन सिलेबस है उतनी MCQs आपको डेफिनेटली और 100% सॉल्व करने हैं। वैसा कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, दिक्कत तो आपको कभी होती नहीं है, और पढ़ना तो आपको कभी होता नहीं है। मजाक कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स वापस देता हूँ। आप अच्छे बच्चे हो, आप पढ़ते हो, पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, गुड बाय।